यूएस और ईरान की वॉर कहने को तो तेल को लेके है, पर एक जो यूएस की लंबी स्ट्रेटेजी रही है डॉलर की, वर्ल्ड में प्रेशर है। क्या वर्ल्ड डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा, या कुछ लोग कहना शुरू होंगे री डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं जो एक पूरा था इंडिया, चाइना, रशिया, ये एक ब्लॉक बना के कुछ करेंसी कर पाएंगे और डॉलर को खत्म कर दिया जाएगा, या मिडल ईस्ट के अंदर डॉलर में तेल नहीं बेचा जाएगा, युआन में, इंडिया रशिया के बीच में, अपनी देशों की करेंसी में। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पर इसके पीछे एक यूएस का डॉलर। तो एक पहलू तो डॉलर डी डॉलराइजेशन का है, किस तरफ जाएगा। दूसरा पहलू है क्या क्या नई करेंसी आ रही है। तीसरा पहलू है एनर्जी, और एनर्जी के साथ अब वाटर भी जुड़ गया है, जो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत बहुत लाइव इशू है। कभी पता नहीं कब वो जंग में बदल जाए। पाकिस्तान डेस्परेशन में बातें करता है न्यूक्लियर की, बट एक रियलिटी भी है, बिना पानी के तड़प भी रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको आज जुड़ेंगे, और पूरा जियोपॉलिटिक्स ऑफ द इकोनॉमी। गोल्ड का क्या होगा, अप डाउन हो रहा है इस समय, क्योंकि वो भी एक वाइटल एसेट है अनसर्टन टाइम्स में। तो ये सब डिस्कस करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है यूएस का, इंडिया का, चाइना का, वो आता है करेंसी के ऊपर। तो ये डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं डॉक्टर दिपेश दिवाकरन जी। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग, दिपेश जी। नमस्ते करण जी, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो पहले हम डी डॉलराइजेशन पे आएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा बेस समझते, ताकि आपके दर्शकों को एक कॉन्टेक्स्ट मिल सके, क्योंकि आगे जो मैं बात करूंगा उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्लैरिटी होना जरूरी है। तो 1945 से ओके हमें पता है कि ब्रेटन वुड्स का एग्रीमेंट हुआ एंड देन डॉलर हेजिमनी वाज देयर। लेकिन ये जो मॉडल है इसको मैं बोलता हूँ फॉरएवर वॉर मॉडल, जिसपे हम चल रहे। ये तो डच के समय से चल रहा है, डच के बाद फिर यूके के पास चला गया, ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन से फिर यूएस के पास चला गया, और यूएस इसको चला रहा है। अभी हमें पता है कि इसके बीच में अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, ये सब जगह पे वॉर छिड़ा गया। वी नो दैट दैट वाज बेसिकली टू कीप दैट हेजिमनी इन प्लेस। 1945-48 के बीच में CIA, MI6 और मोसाद, और उसके साथ साथ इजराइल एज ए कंट्री वाज प्लेस्ड इन मिडिल ईस्ट, ताकि ये हेजिमनी बना रहे। तो इस फॉरएवर मॉडल वॉर के पीछे बहुत सारे फैमिलीज और बहुत सारे बैंकिंग नेटवर्क जुड़े हुए थे, राइट। और ये मॉडल का फेलियर या रप्चर चालू होना शुरू हो गया जब अमेरिका अफगानिस्तान से एग्जिट हो गया, और 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का जो खर्चा हुआ अमेरिकन एक्सचेकर पर, और अभी जो 39 ट्रिलियन डॉलर का जो खर्चा हो रहा है ना, जो डेट है अमेरिकन अमेरिकन एक्सचेकर पर, इसकी वजह से ये फॉरएवर वॉर मॉडल विल नॉट वर्क, ये समझ में आया ग्लोबल एलिट्स को। ओके, तो मैं हमेशा मीडिया की बियॉन्ड चीजों को देखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि ये मीडिया मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली उस मीडिया के पीछे कौन है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो आप अगर देखोगे तो ये जो फॉरएवर वॉर मॉडल का जो फंडर्स था, जो बड़े बड़े फंडर्स थे, वो थे बैंक्स, जो आपके ओल्ड नेटवर्क है। कुछ फैमिलीज हमें पता है, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, ये सब फैमिलीज जो इसको चला रहे थे। अभी ये मॉडल इज क्रैकिंग, और इसी मॉडल के बीच में एक नया मॉडल आना शुरू हो गया, विच इज फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसको आपके जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है और जो बड़े बड़े प्लेयर्स है जैसे कि ब्लैकस्टोन, ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट, वैनगार्ड, ऐसे बड़े बड़े फंड हाउस चलाते हैं। हम इसमें आएंगे आगे, और इसमें डॉलर हेजिमनी में बहुत सारा कनेक्शंस है। और एक 20 साल का इनका एक प्रोजेक्ट था जो चला, दे वर रनिंग पैरेलली, और वो था कि पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के साथ एडिट किया जाए, और जिसके साथ गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसे कंपनीज का बर्थ हुआ, राइट। उसके हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंट हिस्ट्री, वी कैन डू अ सेपरेट थिंग फॉर दैट। ये सब कंपनीज आज पता है कि हमें इनके बिना इट इज नॉट पॉसिबल, और ये जो, और इनके साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया इस फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से, जिससे जितने भी केबल्स है, अंडरलाइन केबल्स, अंडर सी केबल्स आपको दिखता है, जो कम से कम 70 टाइम्स अर्थ को रोटेट कर सकता है, उतना लेंथी केबल्स आज हमारे सी के अंडर में जा रहा है, जिसके अंदर से $10 ट्रिलियन पर डे
का ट्रांजैक्शन आज हो रहा है, राइट। इसका पूरा कंट्रोल है आज ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, जिसको मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोलता हूं, और जिसका फंडर्स है आपका फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो आज हम क्या स्थिति देख रही है दुनिया के अंदर, दुनिया फॉरएवर वॉर मॉडल से सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मॉडल पे शिफ्ट हो रही है, ओके। और इस मॉडल में अमेरिकन एम्पायर गिरना बहुत जरूरी है, और इसके अंदर डॉलर हेजिमनी का कम होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर कल कोलैप्स हो जाएगा, ये कोई सिनेमैटिक चीज नहीं है कि ये कल कोलैप्स हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि पाउंड स्टर्लिंग जो है, इट टुक 30 इयर्स टू कोलैप्स, राइट। इसी तरीके से आज आप देखोगे 1970 से या 1990 से डॉलर का जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है ट्रेड में 70% से आज 57% तक आ गया है। मतलब डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुका है। अगर आप कल का अगर इंडिया जापान ट्रेड डील की अगर देखोगे, उसमें भी इंडिया जापान इज गोइंग टुवर्ड्स येन रूपी ट्रेड कॉरिडोर, राइट। सिमिलरली our trade deal which is happening is between rupees, so definitely ये कम तो definitely होगा, ओके। तो ये जो वॉर अभी हो रहा है ईरान के साथ, ये वॉर इसके लिए हो रहा है बिकॉज ये लोग चाहते हैं, ये वॉर एक थिएटर है जहां पे हमें ये दिखाया जा रहा है, ये थिएटर जहां पे मिसाइल्स गिर रहा है, लोग पीपल आर डाइंग, ओके। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस उसमें मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहा हूं, वो तो है, ओके, माय होल हार्टेड थिंग्स फॉर दैट। बट लेकिन आप देखोगे ये थिएटर जो बनाया जा रहा है, यहाँ पे दुनिया को फॉरएवर वॉर मॉडल से हम धीरे धीरे तरीके से सर्वेलेंस टेक मॉडल की तरफ जा रहे हैं, और जिसका कंट्रोल ये जो ओल्ड बैंकिंग नेटवर्क्स है उनके हाथ से निकलकर ये जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके हाथ में जा रहा है, एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज फंडेड बाय दिस फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। आप ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस कर रहे हैं दीपेश जी कि फॉरएवर वॉर जो 400-500 साल का मॉडल रहा है, उसकी जगह अगर मैं बोलूं फॉरएवर सर्वेलेंस का मॉडल आ रहा है। एक मैंने किताब पढ़ी थी 5-6 साल पहले, बहुत अच्छी किताब थी, एज ऑफ सर्वेलेंस करके। उसमें वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी किस तरह सर्वेलेंस ही बेडरॉक हो चुका है और आपको वॉर की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ तो पड़ेगी। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं जोड़ना चाहता हूँ भारत के अंदर जो सडन डिसीजन आता है कि व्हाट्सएप नाम दे रही है आपको, Exactly. नाम की होड़ लगो, उसके लिए आपको ऑब्वियसली अपनी प्राइवेसियां सेटिंग्स कम करनी पड़ती हैं, आपको अपने आप को जोड़ना पड़ता है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और वो कंप्लीट सर्वेलेंस में आपको बेटर ऐड। और कल को आपको पॉलिटिकली मैनेजमेंट की तो वो बातें पिछले 5-7 साल से ही चल रही हैं कि टारगेटेड एड्स किस तरह आपकी वोटिंग प्रेफरेंस तक चेंज कर सकती हैं, आपकी इकोनॉमिक चॉइसेस चेंज कर सकती हैं, और आपका सोचने का पूरा ढंग बदल सकती हैं। तो ये फॉरएवर सर्वेलेंस इज आल्सो इन अ सेंस कंट्रोलिंग द माइंडसेट्स ऑफ पीपल, इट्स मोर डेंजरस। तो मैं उस पे आना चाहता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेस कर दिया। इट्स मोर डेंजरस देन द फॉरएवर मॉडल, जहां पे एटलीस्ट डेमोक्रेसी वाज हैविंग अ स्पेस। अगर आप देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके, इसके स्पीचेस कोई नहीं देखता, इसके रिपोर्ट्स कोई नहीं पढ़ता, लेकिन आप अगर लास्ट ईयर का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर स्टेटमेंट्स देखोगे, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट 5 इयर्स में, ओके, बिकॉज वी नो पीपल किसको इलेक्ट करने वाले, राइट। सो देयर आर 2-3 थिंग्स गोइंग ऑन पैरेलली, एक डिजिटल आईडी, डिजिटल करेंसी एंड डिजिटल वर्ल्ड, सो एवरीथिंग इज गेटिंग शिफ्टेड। तो ये व्हाट्सएप का जो अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो रेस किया है, अगर आप देखोगे तो एक नोटिस भेजा है कल शायद इंडियन गवर्नमेंट ने टू व्हाट्सएप कि व्हाई वी शुड नॉट बैन दिस, यू नो, दिस यूजर नेम थिंग। लेकिन कहानी उधर नहीं है, खेल तो और कुछ चल रहा है। खेल ये चल रहा है कि आप अगर नोटिस करोगे तो व्हाट्सएप ने यूपीआई लेयर लेके आया व्हाट्सएप के अंदर, राइट। आज आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो व्हाट्सएप के अंदर ही, आपको गूगल पे में जाने की जरूरत नहीं है। इसका नेक्स्ट फेज जो है वो बहुत डेंजरस है, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आप बिटकॉइन किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, व्हाट्सएप एक वॉलेट सिस्टम बन के रह जाएगा, राइट। तो अगर मैं किसी को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर रहा हूं
यूजर नेम के बेस में, ना मेरा मोबाइल नंबर किसी को पता है, यूजर नेम के बेस में, तो मतलब गवर्नमेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं होगा कि ये मनी ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। तो व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस पॉइंट, अगर आप देखोगे तो ट्रम्प की कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो उन्होंने स्टार्ट किया था बिफोर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टेक है। जो फ्यूचर का टेरर फाइनेंसिंग है वो क्रिप्टो से होने वाला है, एंड दैट इज द रीजन इंटेलिजेंस एजेंसीज रेजिंग द फ्लैग। इट्स नॉट अबाउट यूजर नेम ओनली, इट्स अबाउट द नेक्स्ट फेज जो व्हाट्सएप करने वाला है, विच इज मोर डेंजरस। हाँ, वो यूजर नेम तो एक स्टार्ट है, बेसिकली वो पूरा अपना एक इकोसिस्टम एनवायरनमेंट बना रहा है जिसको वो वेपनाइज करेगा, और विदेशी एजेंसियां, और ये कोई छुपी बात नहीं है कि व्हाट्सएप के पीछे सीआईए कहाँ एम्बेडेड है, किस तरह वो सरेंडर करते हैं उनकी जांच एजेंसीज के सामने, जितना मर्जी बाहर बोलते रहे दैट वी आर फॉर फ्रीडम, वो आई डोंट थिंक सो इज हिडन टू एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, और अब तो कोई मानता भी नहीं, अब तो कोई मेरे को लगता है मानता ही नहीं है। तभी वो टेलीग्राम वाले को अरेस्ट कर लेता है फ्रांस, और कितना तंग करता है, क्योंकि भैया नहीं करोगे तो किसी देश में तो रहोगे, वहीं पर अरेस्ट करके आपको वो कर देंगे। पर मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये जो इसका आप ये पूरा एनर्जी का रोल क्या देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था भारत रशिया से ऑयल नहीं ले रहा, अब आया कि जून में ही 40% से ऊपर रशिया से तेल लिया है भारत ने, फिर भारत भी अब गैसोलीन सप्लाई करेगा रशिया को, क्योंकि वहां पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया रिफाइनरी से। तो एनर्जी जितना मर्जी आप एथेनॉल ग्रीन की तरफ बढ़ी जा रहे हो, और 20 साल से तो आप टॉप डाउन बढ़ रहे हो, ऑर्डर पे ऑर्डर कर रहे हो, एंड में तेल की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो रही, क्योंकि मे बी इट्स द मोस्ट एफिशिएंट मोस्ट नेचुरल रिसोर्स, तो एक वो जगह तो जैसे आपने रहेगी। तो ये एनर्जी के ऊपर आप किस तरह देख रहे हो ये पूरा यूएस ईरान का मुद्दा जो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है? इट विल नॉट एंड, ओके। ये सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो ऑयल है, राइट, ये जो नैरेटिव है कि ऑयल लिमिटेड है, ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट 50 इयर्स में, ये बिल्कुल फॉल्स है। कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऑयल लिमिटेड है, ओके। सो ऑयल विल बी देयर। तो फिर ये नैरेटिव क्यों फैलाया गया है? बिकॉज इसके पीछे एक ही रीजन है कि जो एआई सर्वेलेंस टेक है जो अभी आने वाला है, इसमें बहुत एनर्जी कंजम्पशन की जरूरत पड़ेगी। नॉट जस्ट फ्यूल, ओके, नॉट जस्ट ऑयल, ऑल्सो वाटर, ओके। जो आपने वाटर का पॉइंट रेस किया था, तो वाटर एंड ऑयल इज गोना बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स एआई सर्वेलेंस टेक, जो ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहता है। और ये चाहते हैं कि जितने भी ऑयल सोर्सेस है दुनिया के अंदर, वो सबको सिक्योरिटाइज किया जाए अंडर द कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो जब तक ईरान ये नहीं मानेगा टू ब्रिंग देयर होल एसेट्स अंडर फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अमेरिका विल कीप अटैकिंग एंड दिस वॉर विल कीप कंटिन्यूइंग, ओके। अगर आप देखोगे इसमें, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको बताता हूं। कुछ लोग का नाम आपको बताता हूं मैं कि द पीपल हु डाइड, ओके, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये जब ये साल के स्टार्टिंग में जब वॉर चालू हुआ, खमीनेई गॉन, पकपुर जो आईआरजीसी का कमांडर था, इज गॉन, मौसमी चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ ईरान गॉन, नासिर दे, आई मे बी स्पेलिंग देम रॉन्ग बट दिस इज डिफेंस मिनिस्टर गॉन, उनका हेड ऑफ डिफेंस काउंसिल गॉन, करजाई ही इज गॉन। अभी ये लोग कौन है, ओके? अभी इसमें बचा कौन है? आप देखेंगे तो 3 लोग बच गए, पेजेस्कियान, आर्गची, गलीबफ। अभी आप मुझे बताइए, दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस और सबसे सोफिस्टिकेटेड प्रिसिशन मिसाइल स्ट्राइक, और ये 3 लोग कैसे बच गए? आप अगर नोटिस करोगे एक पैटर्न, ये 3 लोग बिफोर वॉर भी नेगोशिएट कर रहे थे, ड्यूरिंग वॉर भी नेगोशिएट कर रहे, और वॉर के बाद भी इन लोग ही नेगोशिएट कर रहे, राइट? तो इसमें क्या समझ में आता है, ये जो लोग एलिमिनेट किया गया है, ये वो लोग हैं जो आपके जो फॉरएवर वॉर मॉडल के जो लॉयलिस्ट है, उनको एलिमिनेट किया गया है, और जो टेक्नोक्रेटिक सर्वेलेंस सिस्टम के जो लॉयलिस्ट है, उन लोग को बचाया गया है, ओके। लकीली उनके सर पे मिसाइल नहीं गिरा, और लकीली वो टाइम पे इन लोग नहीं थे वहां पे, राइट? सो ये जो इजराइल अमेरिका का जो वार चल रहा है, ये थिएटर है जो हमें दिखाया जा रहा है।
इसके पीछे नेगोशिएशंस हो रहा है कि ये जो ऑयल सोर्सेस है ये कौन सा कंपनी अपने बीच में बांटने वाली है। ओके, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं बोली भाई, यही एग्जैक्टली, क्योंकि ये जब आप एक ऑयल का और एनर्जी का और वाटर का जो यूजेज है, अभी पाकिस्तान में बहुत लोगों में आक्रोश है जो ट्रम्प के साथ डील हुई है, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि हमारी वहाँ पे बिजली आती नहीं, और अब कितनी बिजली एक सप्लाई करेंगे इन सब जो आपको मीम को माइनिंग है, कॉइन्स है, बहुत एनर्जी होगी। और पाकिस्तान के एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ बड़े बड़े शहरों की एनर्जी वहाँ जाएगी, वो जनरलों को देनी है। क्योंकि ये तो ऐसा लगता है जो फ्यूचर के साइफाई नॉवेल्स जो थे कि कॉलोनीज चाहिए जिनसे आप ह्यूमंस को भी डाल देंगे टेस्ट लैब में एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो तरह की बातें जो हम साइफाई में पढ़ते थे कि पूरा का पूरा प्लैनेट है, उसका पानी खींच लोगे, चूस लोगे, ये उस तरह की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। पूरा पानी एनर्जी चूस लो उन देशों का और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कहां पर है? नासा के अंदर है। ओके, और कोई अगर डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा मशीन अगर कोई है वो हॉलीवुड है। और जितनी भी मूवीज वहां से निकलती है इट्स ए प्रीकर्सर ऑफ व्हाट द फ्यूचर विल लुक लाइक। ये सब ऑलरेडी लिखा गया है। ओके, और जो आपने बताया अभी कि किसी जगह पे टेस्ट करना, तो गाजा लास्ट हम देख रहे हैं जो 2022 से जो हो रहा है गाजा के अंदर, इट्स एक्चुअली टेस्टिंग ग्राउंड। और आप देखोगे तो एक पूरा मास्टर प्लान बनाया गया है गाजा का, जिसको इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट करने का प्लान है, और जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, ऑल दिस कंट्रीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट, एंड इट्स गोना बी द सर्वेलेंस टेक हब, जहां पे नो वन विल मैनेज, नो ह्यूमंस विल मैनेज दैट पर्टिकुलर रीजन, इट विल बी कंप्लीटली मैनेज बाय एआई। और इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? ट्रम्प का दामाद जैरेड कुशनर उसमें इन्वेस्टर है। और साथ ही इलॉन मस्क तो 10 जगह बोल चुका है एआई विल टेक ओवर द वर्ल्ड, ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं रहेगी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी, सेल्फ वर्किंग रोबोट्स होंगे, और लोगों को शुरू में कह रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देंगे, घर बैठो कुछ मत करो, आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। वो पैसा किन को मिलेगा? यूएस के अंदर। हाँ, अभी मैं आपको एक 3 पैटर्न देता हूं जिससे आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी आ जाएगी कि इलॉन मस्क एक्चुअली कर क्या रहा है। ओके, ये जो मार्स में जाने वाला है, ये जो उसका जो नैरेटिव्स है, ये पूरा फॉल्स है, फेक है। ये ना मार्स जाने वाला है ना किधर जाने वाला है। ओके, अभी इलॉन मस्क आप देखोगे तो जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना तो फर्स्ट 100 डेज इलॉन मस्क वाज इन द कैबिनेट। ओके, जो हमारे यहाँ पे कैबिनेट है, इक्वल कैबिनेट रैंक था, एंड ही वाज पार्ट ऑफ डोज। अभी डोज ने क्या किया? ओके, ही टुक ऑल द डेटा of US government and gave it that to Palantir. Palantir क्या है? Palantir is owned by Peter Thiel. Peter Thiel कौन है? जो पेपाल में इसका को-फाउंडर था एलोन मस्क का, और Palantir is part of Pentagon. ओके, तो ऑलरेडी टेक्नोक्रेटिक की तरफ उन लोग बढ़ रहे हैं। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, ट्विटर पे आज अगर आप जाओगे तो ट्विटर पे आपको फीड में क्या दिखाई देगा मोस्टली? ओके, दैट यूरोप इज बर्निंग, ओके, डेमोक्रेसी इज फेलिंग। एलोन मस्क खुद शेयर करता है, जो नई मूवी अभी आई है लास्ट एक हफ्ते के पहले, जो सिटीजन विजिलेंटी मूवी है, जो अभी बहुत ट्रेंड हो रहा है, दैट मूवी वाज पर्सनली शेयर्ड बाय एलोन मस्क ऑन हिज हैंडल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। उस मूवी का मोरल क्या है? आई सॉ दैट मूवी यस्टरडे। उसका मोरल ये है कि डेमोक्रेसी इज फेलिंग, यूरोप इज फेलिंग। अभी ये क्यों फैलाया जा रहा है? और लास्ट 10 साल में ओपन बॉर्डर जो पॉलिसी है यूरोप का, जिससे अफ्रीकन एंड मुस्लिम नेशन से जो लोग कंप्लीटली भर रहे, ओके, नाउ दिस कंट्रीज विल बी फोर्स्ड टू ब्रिंग डिजिटल आईडी। मतलब आप देखोगे नेक्स्ट 15 इयर्स में डेमोक्रेसी विल बी शंटेड ऑफ एंड टेक्नोक्रेसी विल बी ब्रॉट इन। ये रिकॉर्डिंग आप नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूं। ओके, दिस विल बी देयर फॉरएवर। बातें बोल रहे हैं आप, बहुत अहम बातें बोल रहे हैं। Yeah, so Europe is moving towards technocracy. Democracy is going to be finished in Western world. नहीं, इसमें मैं एक और बात जोड़ूंगा, क्योंकि अगर आप देखिए एलोन मस्क पहले यूएस के अंदर जनरली
कोई और बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जिसके इतने इंटरेस्ट हैं, जो इतना एक्टिव हो पॉलिटिक्स में, बिकॉज जब आप साइड्स लेते हैं, अगर दूसरी साइड पावर में आए तो यू आर एब्सोल्युटली स्मैश्ड। तो पहले वो लेते हैं यूएस के अंदर पंगा, चलो उनका देश है, ट्रम्प जीत जाता है, उनके बाद जैसे आपने बोला सर्वेलेंस से इंफॉर्मेशन इनफ है कि जो जीत रहा है तो उस हॉर्स को बैक करो, यू हैव द डाटा विच अदर पीपल डोंट हैव इट। बट उसके बाद सरप्राइजिंगली वो यूरोप में हर देश में जाके, यूके के अंदर भी, फ्रांस के अंदर भी, अब ये जर्मनी की मूवी है उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म में देख के भी वो, वेदर यू एग्री विद दैट मूवी और नॉट एग्री विद दैट मूवी, वो एक मैं डिबेट छोड़ ही रहा हूँ, उसके अंदर जा रहे हैं कि भैया डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट नहीं कर रही, कोर्ट्स प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, वो इतना लाउड नॉइज करी जाओ, सम फैक्चुअल सम मिस इन्फॉर्मेशन, कि आप एक तरह से लोगों की वोटिंग चॉइस डिसाइड कर रहे हो। अगर बार बार बंदा कोई देखेगा कि हमारे महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, और अगर हो रहा है, मुझे नहीं पता, मेरे पास वो नहीं, क्योंकि अब मैं ये मानना शुरू हो गया हूँ कि जो मीडिया पे आता है यू डोंट नो हाउ फार दैट इज ट्रू। अब वो महिलाओं से गलत हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, 10 बारी देखने के बाद ऑब्वियसली आदमी सरकार के अगेंस्ट ही वोट करेगा, और क्या करेगा। एग्जैक्टली नाउ सी, अभी आप देखोगे तो यूरोप इज गोइंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर। ओके, बिफोर 2030 देयर विल बी अ सिविल वॉर इन यूरोप। जब सिविल वॉर होगा, दिस पीपल विल कम एज ए मसीहा एंड दे विल इंट्रोड्यूस टेक्नोक्रेसी where you can't trust politicians. They are liars. They are the people who have sold your country. So now only AI can solve your problems. So let's give it to bipartisan AI system to control things. Okay? और इसका जो ब्लूप्रिंट है, ये एलॉन मस्क का जो ग्रैंडफादर है वो ऑलरेडी लिख चुका है 1900 में। देयर इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज टेक्नोक्रेसी। ओके, एलन मस्क उसको फॉलो कर रहा है। ही वाज इन कनाडा, और उनके प्लान के हिसाब से वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके, व्हिच कंसिस्ट ऑफ योर साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, दैट्स व्हाई ट्रम्प टॉक्स अबाउट ग्रीनलैंड चाहिए मेरे को, कनाडा चाहिए मेरे को, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ दैट टेक्नोक्रेटिक सिस्टम। तो इसके लिए हमेशा आई हैव बीन सेइंग दैट अमेरिका विल बिकम अ वेस्टर्न हेमिस्फीयर पावर, बिकॉज दैट रीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू अ टेक्नोक्रेटिक स्टेट, totally controlled by Elon Musk of the world and Alphabet, all these big companies. इसके अंदर क्योंकि मैंने वाटर का किया, वाटर इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। भारत में तो टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वाटर लेवरेज है वो यूज किया, उसमें भी सिर्फ अपना ही शेयर कर रहे हैं, इतना कोई यूज का कोई यूटिलिटी तो उखाड़ के फेंक नहीं दी, जो आपका अलाउड शेयर है आप उसके पास पहुंच रहे हैं, इतना हल्ला मचा है जैसे हमने पता नहीं क्या कर दिया है, जो करना भी चाहिए। बट एनीवेज, जब आपको दूसरे के शेयर की आदत पड़ जाए तो वो अपना हक मांगे तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके अंदर वो वहां पे एक पूरी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पूरा ग्लोब में जा रहा है पाकिस्तान। यूएस ने एक तरह डिप्लोमेटिकली तो रिवाइव किया फील्ड मार्शल को, ये फील्ड मार्शल हो शरीफ को। अभी सिंगापुर का डिप्लोमेट की बड़ी वायरल क्लिप चल रही है जिसमें वो कहते हैं कि हाँ यूएस ने डिप्लोमेटिकली रिवाइव कर लिया, पर खाना कहाँ से लाओगे, बिजली कहाँ से लाओगे, यूएस वो सबको देगी नहीं। तो फेल्ड स्टेट को बार बार रिवाइव कर रहा है यूएस, बार बार मार रहा है यूएस। पर पानी, अब चाइना डैम बनाने की बात कर रहा, बना ही रहा है इनफैक्ट, वो ग्रेट बेंड पे अरुणाचल की तरफ, इधर यहाँ पे चाइना स्टेटमेंट देता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स की, भारत इंडस पे कर रहा है। तो क्या आपको लग रहा है हमारे रीजन में, अगर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना की बात करूं, तो एक वाटर वॉल ब्रू कर रही है, स्टीम ले रही है, और क्या अगली जंग, बड़ी जंग आप पानी के ऊपर देखते हैं? नो, अगर पानी नहीं होता, इश्करन जी, पानी तो एक इशू है डेफिनेटली, और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना एक तरह से इट वाज लाइक ड्रॉपिंग 100 ब्रह्मोस ऑन पाकिस्तान, नो डाउट अबाउट इट। ओके, लेकिन अगर पानी नहीं है फिर भी, ओके, वेस्ट वांट इंडिया टू बी एंगेज्ड इन अ फॉरएवर वॉर, काइनेटिक वॉर इन पाकिस्तान। ओके, दे वांट यूक्रेन पार्ट 2 हियर इन पाकिस्तान, then Western powers will come and support Pakistan, and India will be continuously put into forever war model, no doubt about it. Okay, then only they can destabilize India. So ये तो होना ही है, अगर पानी नहीं है तो और कुछ, but war with Pakistan is something West will love to have.
और इनका मॉडल भी यही है, यूएसएसआर खत्म करने के लिए अफगानिस्तान यूज किया, अब भी यूक्रेन के अंदर नोबडी नोज यूएसएस रशिया की क्या हालत बचेगी इस वॉर के एंड तक। लोग कह रहे हैं वो जीत रही है, वो हार रही है, पर 4 साल की वॉर इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन टू से द लीस्ट। और आप एरिया कैप्चर भी कर लें तो उससे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत खर्चा और लेता है, वो एक अगेन लॉन्ग टर्म प्लान है। और ऐसे कुछ रिसोर्सेज भी नहीं है जो भी आपने एरिया कैप्चर किया है कि हाँ भैया बहुत कुछ आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये फॉरएवर वॉर का तो आपको लग रहा है भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो सही दिशा में है कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट अचीव किया और रिस्ट्रेन किया, और जितनी मर्जी प्रोवोकेशंस आ रही हैं हम अपने एक रिस्ट्रेंट के साथ चल रहे हैं? एब्सोल्युटली। अमेरिका was very upset कि हमने war restrain किया, and that's why that narrative started. No, actually it was opposite. Trump announced that कि मैंने ceasefire करवाया because but America wanted that we never do ceasefire and we should continue with the war. और देख उन लोग चाहते थे कि इसको हम पीओके की तरफ लेके जाए, पीओके को लेके आने के लिए लेके जाए. They wanted that to happen. But India pulled out because India know what is happening to Russia there. वो एक हफ्ते में खत्म करने वाला था. अभी 4 साल हो गया. रशिया इज स्टक देयर. ओके, चाहे रशिया कितना भी नैरेटिव फैलाए कि वो जीत रहा है, ये सब चीज हो रहा है, बट रशियन इकोनॉमी इज कंप्लीटली कोलैप्स्ड. ओके, उसका सिर्फ वॉर मशीनरी इज ओनली वर्किंग, फंक्शनिंग. ओके, सो दैट्स व्हाई विदाउट चाइना, विदाउट इंडिया, रशिया हैज नो स्टैंडिंग टुडे इन द वर्ल्ड. Okay, so Russia is completely finished. That's what Europe also wanted. Okay, और आप अगर देखोगे, just diverting from that point of Pakistan, आप देखोगे तो यूरोप इज द सेंटर ऑफ फॉरएवर वॉर मॉडल. तो जितने भी फॉरएवर वॉर मॉडल के जो ओनर्स है, जो ब्रेन, जो इनका जो मास्टर प्लान होल्डर्स है, ये यूरोप में बैठा हुआ है. ओके, एंड दे वांट दिस वॉर टू कंटिन्यू, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर टू कंटिन्यू, so that they can keep minting more and more money. And Zelensky is an agent of this forever war model. Okay, that's why Trump hates him. Okay, yeah. पर दीपेश जी, इसके अंदर मैं करेंसी पे ही वापस आऊंगा. एक तरफ डॉलर पे लड़ाई है, दूसरी तरफ क्रिप्टो है, और तीसरी तरफ हमने गोल्ड में क्रेजी फ्लक्चुएशंस देखी हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. सो डू यू थिंक कहाँ जाके ये नीडल रुकेगा? आपका क्या व्यू है? क्योंकि बहुत लोग मान रहे हैं कि ये डॉलर घर में छापने वाली मशीन है. क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी में जो एडहेरेंट्स हैं वो कुछ मानते हैं, जो मानते हैं कि ये सिर्फ द बिगेस्ट जायंटेस्ट पॉन्जी स्कीम है, इंक्लूडिंग वॉरेन बुफे, जिसने कहा भैया ये है क्या, इसके पीछे रियल वैल्यू क्या है, स्टेट की सॉवरेन गारंटी क्या है. ट्रंप इसमें सॉवरेन गारंटी भी डाल रहा है, जिस तरह वो यूएस में इसका अडॉप्शन कर रहे हैं. बट इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी न्यू एसेट, it's a new form of money, it's a dicey form which has really spread up. क्योंकि जब पैसा आया था, रुपए आए थे, पाउंड आए थे, वो एक लंबी जर्नी थी. ऐसा नहीं था कि अब गोल्ड से पूरे वर्ल्ड में एक दिन ही पाउंड आ गया है ना. तो लंबी लंबी जर्नी करेंसीज की वर्ल्ड की हिस्ट्री में, एक्सचेंज सिस्टम टू प्रेशियस मेटल्स टू करेंसी, ये 10-15 साल ही है जहाँ उठा है. तो गोल्ड की तरफ लोग जा रहे हैं वापस. क्या लग रहा है आपको ये गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी को लेके? व्हाट आर योर views on this and gold as an asset and cryptocurrency as an asset? क्योंकि आजकल तो बिटकॉइन भी स्ट्रगल कर रहा है पिछले 1-2 साल से. Yeah. So दो चीजें से आपने पूछा मेरे को, एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में और एक गोल्ड के बारे में. तो लेट्स टॉक अबाउट द क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, द बिटकॉइन का जन्म कहाँ पे हुआ? बिटकॉइन का जन्म हुआ एक यूनिवर्सिटी के बेसमेंट पे, एंड narrative is what? We don't know who the author of this Bitcoin is. Okay, सतोशी नाकामोटो जो नाम है वो भी फिक्शियस नाम है, which converts into Central Intelligence Agency, Satoshi Nakamoto, if you look at that. So now, as per my research, okay, this is a CIA tool, Bitcoin. Okay, तो इसके लिए many of the traditional investors are always staying away from Bitcoin. Bitcoin के पीछे कोई भी, there is nothing to safeguard it. Okay, and जैसे ही quantum computers आ जाएगा, Bitcoin will collapse completely because you can hack it within seconds. Okay, I'm also from technology, so I know it. Okay, once quantum computing comes into picture, Bitcoin is finished. So that is the story of crypto.
एंड क्रिप्टो कैन नॉट रिप्लेस योर ट्रेडिशनल करेंसीज, जो आज डॉलर है या फिर जो भी ट्रेड्स हो रहा है, क्रिप्टो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके लिए सेंट्रल बैंक्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन CBDC, दैट इज सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, which is an alternate to Bitcoin cryptocurrency, right? So that is one thing. So future world CBDC की तरफ जाएगा, no doubt about it. That is one thing. Now second, let's come back to the gold. 2022 में जब रशिया का एसेट्स को यूएस ने फ्रीज किया, it was a shocker to the world. Okay? तो उसके बाद ही नहीं, उसके पहले से ही आप अगर देखोगे लास्ट 15 साल का ट्रेंड निकाल के देखिए, चाइना, इंडिया और ब्राजील ऐसे नेशंस गोल्ड एक्यूमुलेट करते जा रहा है एग्रेसिवली। हमने जितने भी हमारे गोल्ड्स बाहर थे वो भी उसको अंदर लेके आया, एंड ऑल्सो वी आर ऑल्सो बाइंग गोल्ड। अनऑफिशियल स्टोरी के अंदर हमारे पास 800 टन्स की गोल्ड है, बट सॉरी, ऑफिशियल स्टोरी, अनऑफिशियल इज वेरी बिग नंबर व्हिच नो वन नोज एक्चुअली, although we can estimate how much it will be. It's too Indian high. household gold is also crazy है, वो बोल रहे हैं No, that's a different story. नहीं, Yeah, उसमें that's a भी different. उस पे भी आइएगा, क्योंकि कुछ स्कीम्स ला रहे हैं सरकार, अब उसको भी Yes, monetize India is कर रहे bringing हैं। a scheme into that. They are trying to bring all the jewelries पहले into पर a central पहले आप portal. उसको कवर कर लीजिए, फिर हम उस पे आते हैं। हाँ, तो सेंट्रल बैंक का जो वॉर गेमिंग हुआ, उसमें इनका वॉर गेमिंग क्या हुआ है? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड 10 साल पहले आरबीआई के अंदर क्या वॉर गेमिंग होगी, लाइक व्हाट मस्ट हैव दे डिस्कस्ड। दे नो दैट जो एआई का जो प्रॉपअप है, जो स्टॉक मार्केट अभी प्रॉपअप हुआ है, यूएस स्टॉक मार्केट, जो एक बड़ा बबल में कन्वर्ट हो चुका है। इट्स बिगर देन 2008 क्रैश, इट्स बिगर देन द क्रैशेस हैपेंड बिफोर। मतलब जब ये क्रैश होगा, इट विल डिस्ट्रॉय द कंप्लीट करेंसी होल्डिंग ऑफ ऑल द कंट्रीज, ओके, इंक्लूडिंग डॉलर होल्डिंग्स। मतलब जितने भी हमारे फॉरेन रिजर्व्स है या जितने भी चाइना के रिजर्व्स है जो डॉलर में है, आज जो डेट अपन होल्ड कर रहे हैं, राइट, दैट विल कोलैप्स, ओके। देन इट विल बी ए ब्रेटन वुड्स मूवमेंट फॉर ऑल दिस मेजर इकोनॉमीज। जब ये ब्रेटन वुड्स मूवमेंट होगा, एट दैट टाइम a new currency will emerge. Okay, this is my estimation. Not dollar, not BRICS currency. A new currency will be emerging out of all this agreement to all countries. जिसके पास जितना गोल्ड होगा, उतना वैल्यू that country will be holding. Okay, so all the central bank is preparing for the doomsday. Okay, उनको दिख रहा है कि अगले 5 साल में या 10 साल में जितने भी उनके होल्डिंग्स है जो डॉलर में है, वो जीरो होने वाली है। So they are preparing for the doomsday. Then are we basically going back to the gold currency era? Gold reserve पे ही आपकी currency? I don't think so. You don't think that? I don't think so. We cannot. We will go with fiat currency only. मतलब जो ये अनलिमिटेड प्रिंटिंग का जो करेंसी स्टेटस है, ये होगा। लेकिन हाँ, उसके पहले जितने भी डेट्स है कंट्रीज के ऊपर, उस डेट को रीसेट करना पड़ेगा। और रिसेट करने के लिए दो ही तरीका है आपके पास। एक है आप स्टॉक मार्केट क्रैश करो, पूरा मार्केट इकोनॉमी बर्बाद कर दो। दूसरा है वर्ल्ड वॉर 3। तो कंट्रीज आर नेगोशिएटिंग कि हमें वर्ल्ड वॉर 3 करना है या पूरे मार्केट को क्रैश करना है। बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू, सी लेट्स अंडरस्टैंड, ये जो लोग जो कंट्रोल करते हैं दुनिया को, ये आप और मेरे जैसे लोग नहीं है, दे आर साइकोपैथ्स। Okay, so for them conducting a World War 3 is not a big thing, it's not a big deal. Okay, so they can negotiate it कि हमें क्या करना है। अगर हमें डेट को वाइप आउट करना है दुनिया से, जो ऑलरेडी आज $300 ट्रिलियन के ऊपर है, तो क्या करना है? लेट्स डू अ वर्ल्ड वॉर 3 और लेट्स क्रैश द मार्केट। दो प्रॉब्लम्स दिपेश इसमें, एक तो ये है कि डेट कितना है, दूसरा जो लोग सबसे बड़े डेटर्स हैं वो सबसे पावरफुल देश हैं। जितना पावरफुल उतना बड़ा, तो वो चाहे नॉर्मल बैंकिंग हो, उसमें भी एंड में सेटलमेंट होती है, किस तरह वाइप ऑफ होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्रम्प कितनी बारी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करके बिलियनियर बन गया, इस साल पता नहीं 1.5 बिलियन कमाया उसने, वही अगेन क्रिप्टो घुमा के। या कोई इंडिया में हो, बाहर भाग जाए या डिफॉल्टर हो, एंड में सेटलमेंट ही होती है बड़े डेटर्स की। वही जो पुराना जोक है, यू ओ द बैंक 100 करोड़, यू आर डेस्परेट बिफोर द बैंक, यू ओ द बैंक 1 लाख करोड़, द बैंक इज डेस्परेट।
हाँ, तो यस, ये तो वो तो ये चलना ही है, पर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डेट रीसेटिंग हो रही है या मार्केट क्रैश हो रही है या जो भी वे करेंगे, क्योंकि आपने बोला साइकोपैथिक हैं लीडर्स, हमेशा ही रहे हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट एब्सोल्युटली, है, कितना बड़ा उसका कॉन्क्वेस्ट का कैंपेन था, कितने लोगों को मारा, ब्रूटलाइज किया, विमेन के साथ क्या होता था। हिस्ट्री हम भूल जाते हैं हिस्ट्री, पर जिस या जिसको आप सो कॉल्ड ग्रेट कहते हैं दे वो ऑलवेज हैव द सारे गट्स। ही ऐसे ही निकले हैं, जिस भी देश का हो। अलेक्जेंडर की बात क्यों करनी, नहीं तो यस, कॉन्कर की तो पर्पस ही है। तो अभी भी ये कर रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, चीजें चेंज हो गई हैं, पर या इस सब के अंदर एक मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने भी एल्यूड किया, जापान। जापान जो टेक्निकल पावर भी है, इकोनॉमिक या पावर भी है, मिलिट्री वो मुझे लगता है दिखाता नहीं, मेरे अनुसार वो मिलिट्रीली भी बहुत अकम्प्लिश्ड होगा। कोई भी देश जो एंशिएंट कल्चर से आता है वो कुछ तो तैयारी करके रखता है। हो सकता है ना कि वो जो कॉमन विजडम है, बट जिसको अपना ट्रेडिशन पता है, जिसके ऊपर उस समय के डाटा कहते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब इसलिए गिराना पड़ा बिकॉज दे वर विलिंग टू डाई टू द लास्ट मैन। अब वो सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, पर समुराय कल्चर यही था। तो अब इसके अंदर जापान प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री की मीटिंग होती है। चाइना उस एरिया में देख रहा है कि यूएस ने कॉन्क्वेस्ट ऑन कॉन्क्वेस्ट कर रहा है, वेनेजुएला हो, इराक के ईरान के अंदर हो, चाइना एक्टिव हो रहा है। जापान चाइना का एक्टिविटी टॉलरेट नहीं करता। तो इंडिया जापान में आप क्या डायनामिक देखते हैं, जो हिस्टोरिकली अच्छे रिश्ते रहे हैं, हिस्टोरिकली इन्वेस्टमेंट्स रही हैं, बट डू यू सी इट बिकमिंग अ फैक्टर इन द पावर गेम्स ऑफ द वर्ल्ड? सो जापान इज द न्यू हैमर ऑफ चाइना फॉर अमेरिका। ओके, तो अमेरिका, आप अगर देखोगे तो बिफोर दिस मीटिंग जापानीज प्राइम मिनिस्टर मेट डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप वेंट टू जापान, राइट? सो जापान हैज बीन टोल्ड that you will be the hammer of China. You will not allow South China Sea or Taiwan to get controlled by China at any cost. That is number one. तो उसमें इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट थिंग, यू नो, इंडिया ऑल्सो एग्रीज ऑन दैट कि चाइना हैज टू बी कंट्रोल्ड। सो यहाँ पे जापान चाइना, सॉरी, द जापान इंडिया जो ट्रेड डील है, that also is good for America in some way, okay, because यहाँ पे China is getting weakened in the area. So after Trump came to power, if you look at his actions, okay, till now, it is actually encircling China in some way, because next enemy after they sort out Russia and Iran, next enemy they are coming towards is China, and China also knows it. Okay, so इसमें जापान एंड इंडिया का जो ट्रेड डील है, सो वन थिंग इज दैट, नंबर वन इज दैट जापान इज ट्राइंग टू डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम चाइना, बिकॉज आज भी जापान का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ह्यूजली रिलाइज ऑन चाइनीज मार्केट। ओके, lot of raw materials, lot of things comes from China to Japan. So Japan wants China plus one strategy, जिसमें they have understood now India has to be given that particular importance equal to China, so that our manufacturing industry will not collapse. Number one. Number two, Japan is a country which 95% of their oil trade comes from Strait of Hormuz, and Iran is the controller of Strait of Hormuz at this point of time. तो ये डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडिया इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स जापान ऑल्सो through other areas, because India has a lot of trade routes which India is working on. That is another thing. So Japan and India's trade जो अभी जो discussions हो रहा है, it is very important in this region, but I will not say it is something very, you know, magnificent जिस तरह लोग इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. It's not that something very magnificent, but yes, it is important to counter China in this region, no doubt about it. आप म्यूट पे हो। हाँ म्यूट पे हो, बट इसके साथ ही मैं थोड़ा इंडिया पे आना चाहता हूँ अंतिम पार्ट में, क्योंकि जो आप सारी सिचुएशन बता रहे हैं, फॉर एवर वॉर टू फॉर एवर सर्वेलेंस, ये थोड़ा डीप टॉपिक है, बट आई होप ऑडियंस समझें कि हम पूरा एक पैरामीटर ही चेंज कर रहे हैं, जिसके अंदर अब एक क्यूरियस डेवलपमेंट होती है। ऑल बेस्ट विशेस, बट सडनली व्हाट्सएप डिसाइड्स इट नीड्स एन इंडिया पर्सन टू बी द ग्लोबल हेड। इंडिया विद इट्स लार्ज पॉपुलेशन, विद इट्स लार्ज डेटा, केपेबल लोग भी होंगे, केपेबिलिटी भी होगी, बट साथ ही साथ आप कौन सी जगह पे फोकस करना चाहते हैं, आपको वहां से डोमेन एक्सपर्ट चाहिए, और ये ग्लोबल डिसीजन है।
So India in that sense is a focus of this surveillance. अब उसके अंदर भारत ने भी बहुत कुछ किया, हमने भी हर चीज अपना डिजिटल कार्ड्स बनाई जा रहे हैं. अब उसको आप कुछ कई जगहों पे जरूरी भी है, इलीगल इमिग्रेशन आ रही है, क्या आ रहा है, तो इट्स अ वेरी डेंजरस कॉकटेल कि कुछ आपको नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है और कुछ के लिए वो एक्सप्लॉइट करेंगे. तो ये फाइन बैलेंस आपको ट्रेंड करना है. तो हाउ डू यू सी इंडियाज रोल in this complexity of being a surveillance era, in a complexity of cryptocurrency, in a complexity of markets which will be destroyed to write off debt, and in the complexity of India needing to balance China, but US also saying हम चाइना वाली गलती इंडिया में नहीं करेंगे कि इंडिया भी एक बड़ी पावर बन जाए. लॉट ऑफ वॉइसेस इन अमेरिका से दैट कि हम सबको जो चाइना को दिया वो दोबारा गलती नहीं करेंगे, अब हमें इनको बनाएंगे भी पर तोड़ेंगे भी. तो इस कॉम्प्लेक्सिटी में आप इंडिया के लिए क्या चीजें देख रहे हैं इन द शॉर्ट टर्म? इंडिया के लिए चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि so first of all let's understand why these western powers are very angry with India today. Okay, why this spin-offs keeps happening कि हमारा वीजा सिस्टम बहुत खराब है, ये चीज खराब है, वो चीज खराब है, all these things, all these narratives, why this is happening? Because इंडिया का कंडीशन वेरी सिंपल है कि so surveillance is going to come to India. Okay, surveillance technology is going to come to India, but India wants its own sovereign tech. India don't want the financial industrial complex sponsored technology industrial platform here. That is 100%. Okay, so Aadhaar, UPI and the other tech stack that we have, right? और जितनी भी टेक स्टैक अभी बन रहे हैं एजुकेशन सिस्टम का, जो एबीसी लेयर है या यूपीआई लेयर है, जो आधार लेयर है, so this is all sovereign layers that we have, and this financial industrial complex want the access to this layer which India is not giving. Okay, so if America is hiring a Indian person, it is trying to penetrate into this tech stack layer of India. इसमें कोई गुडविल ना देखे लोग. ओके, ये सिर्फ इतना ही है कि देखिए हमेशा हम बोलते हैं ना कि किले की जो ताला है वो अंदर से खुलती है. एक कहावत होता है हिंदी में, the door of the fort always opens from inside. Okay, so this is what is happening now. Okay, so don't see this as a goodwill gesture. Okay, they want to penetrate into this tech stack. इसके लिए इन लोग नाराज है. इसके लिए they want this government to fall. They want a destabilized government here so that they can introduce their tech stack here. क्योंकि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जैसे व्हाट्सएप को इमीडिएटली नोटिस पे कर दिया, जो गवर्नमेंट अपनी सर्वाइवल में ही लगी होगी, प्लस एग्जैक्टली वीक गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना इजी है. They are okay with BJP or Congress coming to power, but they want a weaker government with genuine no majority. A genuine so they tried achieving it. 2024 में they achieved partially 240 seats. But then they were not successful because we played the game from inside. Right? तो अभी 2000 जो नेक्स्ट इलेक्शन है 2029 is very very critical for India. इसके बीच में हमारे पास डिलिमिटेशन है, सेंसस है, कास्ट सेंसस है. ओके, यू विल फाइंड दैट कि अभी मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं, बीजेपी के अंदर से ही बहुत सारे नए पार्टीज आपको देखने मिलेगा. 2029 के पहले बहुत सारे बीजेपी आपके अंदर से पार्टियां देखो कि आजकल तो सारी पार्टियां टूट के बीजेपी आ रही हैं, और आपको लगता है बीजेपी के अंदर से भी कोई पार्टी बीजेपी के अंदर से भी पार्टियां टूटेगी, एंड द आइडिया इज टू क्रिएट अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट. ओके, सो दैट उनका जो टारगेट है टोटल सर्वेलेंस टेक विल कम टू इंडिया. इंडिया इज ट्राइंग टू ब्लॉक इट. जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स. एंड वो सारी बातें दीपेश जी आपने की जो मीडिया में जनरली चर्चा में नहीं होती, गोल्ड की और बहुत सारे मुद्दों पे आपने बात की. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह रेगुलरली हम करते रहेंगे बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू a new era of economy, surveillance, war, everything is going to be new in this era. Thank you so much for your time. Thank you so much.